इस चैप्टर को हम इस वीडियो में अब कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा चैप्टर रह गया था ये बैक टू बेसिक्स के लिए। हाउ टू इंस्क्रिप्शन डेसिफर्ड, इंस्क्रिप्शन को कैसे डेसिफर्ड किया गया, किस तरीके से पढ़ा गया। तो पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन थे वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के अंदर से ड्राइव किए गए थे, ठीक है ना, ज़्यादातर लिखे गए थे ना। जो ब्राह्मी जो लैंग्वेज थी आपकी, जो अशोका ने यूज़ करी थी, उसके ज़्यादातर हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन में सबसे ज़्यादा हमें ब्राह्मी लैंग्वेज मिलती है। लेट 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने इंडियन पंडित्स की हेल्प ली थी, ठीक है ना। कंटेम्प्रेरी बंगाली और जो देवनागरी स्क्रिप्ट थी उसकी हेल्प ली थी, क्या करने के लिए, हमारी जो एंशियंट इंस्क्रिप्शन थे उनको डेसिफर्ड करने के लिए। जो स्कॉलर्स उन्होंने इंस्क्रिप्शन को कभी कभी एज्यूम भी किया, संस्कृत के वर्ड्स को पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करी, प्राकृतिक वर्ड्स को पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करी, इन्वेस्टिगेशन करी। और जो अशोका की ब्राह्मी लिपि है उसको डेसिफर्ड करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम जेम्स प्रिंसेप था, जिन्होंने 1838 के अंदर अशोका के द्वारा लिखी गई इंस्क्रिप्शंस में यूज़ की गई ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर्ड कर दिया। जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में ऐसा किया। खरोष्टी को कैसे पढ़ा गया, जो डेसिफर्डमेंट किया गया था खरोष्टी का, वो स्क्रिप्ट जो थी वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन थे अशोका के, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट तो जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर्ड कर दी 1838 में ही, ठीक है। तो जो कॉइन्स थे सबसे पहले इंडो ग्रीक कॉइन्स थे जिन्होंने वहाँ पर रूल किया था। फर्स्ट सेंचुरी BCE से फर्स्ट सेंचुरी CE के बीच में इंडो ग्रीक्स आए थे, और सेकंड सेंचुरी BCE से सेकंड सेंचुरी CE के बीच में कौन आए थे, कुशान्स आए। तो फर्स्ट सेंचुरी BCE के बीच में इंडो ग्रीक्स ने वहाँ पर रूल करा था, जिन्होंने सबसे पहले पंच मार्क्ड कॉइन्स के ऊपर रूलर का नाम और रूलर की इमेज मेंशन करी थी। ये आपको मैंने कल वीडियो में बताया था कि जो आपकी सबसे पहले जो रूलर्स थे जिन्होंने अपने कॉइन्स पंच मार्क्ड कॉइन्स के ऊपर अपने रूलर का नाम और उसका जो डिपिक्ट है, उसको पिक्चर है, उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करी थी, वो आपके इंडो ग्रीक्स थे, फर्स्ट सेंचुरी BCE से फर्स्ट सेंचुरी CE वाली, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉइन्स थे जिन्होंने राजा ने अपनी ग्रीक भाषा में और या खरोष्टी स्क्रिप्ट में अपना नाम मेंशन किया था, यूरोपियन स्कॉलर्स ने इनको कंपेयर किया पहले वाले लेटर के साथ में। और जो सिंबल ए था उसको मैंने अभी भी देखा कि ए सिंबल को अलग तरीके से लिखा जाता था। किसी लिपि में ए लिखते तो किसी में तरह की तरह बनाते थे, तो किसी में भवालू की तरह बनाते थे, तो ये एक चेंज हो रहे थे, ठीक है ना। तो राइटिंग जो थी अपोलोडोलस की जो स्क्रिप्ट थी उसमें जो वर्ड यूज़ हुआ था, जो खरोष्टी स्क्रिप्ट में यूज़ हुआ था, वो लगभग सिमिलर था। तो प्रिंसिपल ने आइडेंटिफाई करा कि जो खरोष्टी इंस्क्रिप्शन की जो भाषा है वो प्राकृतिक भाषा है, इसे हम लॉन्गर इंस्क्रिप्शन तक और काफ़ी लंबे समय तक हमें पॉसिबल है कि हम इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें बहुत सारे एपिग्राफिस्ट मिले हैं, 2 अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें क्लोजली मिले हैं। अशोका जो था उनको इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं किया गया था अशोका के नाम से, बल्कि उनको इंस्क्रिप्शन में दिखाया गया था देव नाम पिय के नाम से, जिसका मतलब होता है मतलब कि बिलव्ड ऑफ द गॉड, यानी कि भगवान का बच्चा, यानी देव नाम पिय भगवान का लविंग चाइल्ड, ठीक है। तो बिलव्ड ऑफ द गॉड के रूप में उन्होंने उनके इंस्क्रिप्शन में अशोका नाम की जगह बल्कि इन नाम को यूज़ किया गया था, जैसे पियदसी प्लीजेंट टू बिलव्ड है ना, बिहोल्ड सॉरी, तो प्लीजेंट टू बिहोल्ड जैसे पियदशी है, देव नाम पिय, इन नामों के साथ में इंस्क्रिप्शन के अंदर अशोका को शो किया गया था, न कि अशोका के नाम से शो किया गया था। देव नाम पिय बोला जाता था उन्हें, देव नाम पिय बोला जाता था, तो या फिर उनको जो है पियदसी बोला जाता था। तो देव नाम पिय और पियदसी दोनों बोले। देव नाम पिय का मतलब क्या होता है, बिलव टू द गॉड, और पियदसी का मतलब क्या होता है, प्लीजेंट टू बिहोल्ड। तो अशोका को मेंशन किया गया बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में इन नाम के और इन टाइटल्स के साथ में। जो इंस्क्रिप्शन हमें मिले थे उसके बहुत सारे कंटेंट, उसमें यूज़ की गई स्टाइल, लैंग्वेज, पैलियोग्राफी, एपिग्रामिस्ट को कंक्लूड करके हमने इस रूलर के बारे में कंक्लूजन निकाला है। जो अशोका को हमने नोटिस किया था कि जो अर्लीस्ट रूलर थे उनमें कोई अरेंजमेंट नहीं था रिपोर्ट्स वगैरह का, ठीक है। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो अशोका ने ज़्यादा क्रिएट करी, क्योंकि उन्होंने इंस्क्रिप्शन पिलर्स पे अपने द्वारा किए गए वर्क को लंबे समय तक रखने के लिए इंस्क्राइब करवा दिया था, जिससे कि हम आज तक उनको एग्जिट करके उस रूलर के बारे में ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर पाए हैं। जो एपिग्राफिस्ट थे कभी कभी उनका मीनिंग वो सेंटेंस क्लियर करने के लिए या फिर कभी कभी मीनिंग्स में चेंज भी हो सकता था, तो उन सब चीज़ों को भी एपिग्राफिस्ट ने ध्यान रखा। जो ये देखो इसमें देवनाम ऑर्डर ऑफ द किंग, देवनाम प्रिय के नाम पे जो ऑर्डर दिया है उसके बारे में मेंशन कर रखा है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना एक बार। उसके बाद देखिए जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने अदर असेसमेंट भी करे थे कि जो किंग का ऑर्डर था उसे इंस्क्राइब किया जाता था किसी नेचुरल रॉक के ऊपर, जो आपके सिटी के पास में हो, या कोई इंपॉर्टेंट रूट कम्युनिकेशन सिस्टम हो जहाँ से बहुत सारे लोग आसपास जाते हैं, जैसे कि वो लोग उसे देख लें, राजा के ऑर्डर के बारे में पता चल जाए उन लोगों को। ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो इलिटरेट तो थे नहीं, यानी लिटरेसी रेट इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हर व्यक्ति जो था सबको लोग प्राकृतिक भाषा को यूज़ करता था जो उनकी आम बोलचाल की भाषा थी। तो उसमें अगर आप इंस्क्रिप्शन करवाओगे तो ज़्यादा लोगों तक आपका मैसेज स्प्रेड हो पाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इन एविडेंट के साथ में, जो अशोका का इंस्क्रिप्शन है उनके साथ में, कि रिफ्लेक्ट नहीं करता है रूलर्स के पर्टिकुलर चेंज के बारे में, कि उनका एटीट्यूड वारफेयर को लेकर के क्या था, वो किस तरीके के वारफेयर चाहते थे, सिचुएशन किस तरीके की कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस को दिखाता है। अशोका के द्वारा
द्वारा जो, और उन्हीं को दिखाता है जो ऑर्डिनरी पीपल्स के जो फेस थे, उनके जो रिएक्शन थे, उनके साथ हो रही जो काम थे उनके बारे में रिफ्लेक्शन नहीं देता है। अशोका का इंस्क्रिप्शन जो है हमें आज के उड़ीसा के अंदर भी मिला है, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों की मिसिंग मिली है। जैसे इंस्क्रिप्शन जो था यहाँ पर इस रीजन के अंदर कंक्वायरमेंट रिलेटेड किसी प्रकार कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला, जबकि उन्होंने उड़ीसा के कोस्ट कलिंग को ही कंक्वायर किया था, है ना। तो इससे इस रीजन के बारे में इतनी ज़्यादा रियल कंक्वेस्ट जो हुई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन हुआ था अशोका को, जिसके बाद उन्होंने धम्म की नीति को अपनाने की कोशिश करी थी, उसके बारे में भी हमें उसमें वहाँ पर अशोका के इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन नहीं मिला है। इसमें लिखा हुआ है कि जो देवनाम प्रियदर्शी थे, उन्होंने 8 साल रूल किया, उसके बाद उन्होंने कलिंग को जीता, जो कि उड़ीसा का कोस्ट था, है ना। 150,000 मेंस जो थे वो उसके अंदर उनकी वो बहुत घायल हो गए थे, कम से कम 1,000 से ज़्यादा जो व्यक्ति थे उनकी डेथ हो गई थी, है ना। लिखा हुआ है 150 यानी 150 लोग तो डिपोर्ट हो चुके थे, कम से कम हज़ारों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। कलिंगा के युद्ध के अंदर देवनाम को उसने धम्म की बहुत ज़्यादा स्टडी करी, धम्म लब को उन्होंने स्टक करवाने की कोशिश करी इस युद्ध के बाद में, कलिंग कन्क्वेस्ट के बाद में, है ना। उन्होंने डिप्लोरेबल बताया देवनाम प्रिय ने कंक्वायरिंग किया कंट्री का, स्लॉटर डेड डिवोशन ऑफ पीपल को खत्म करने के लिए धम्म की नीति को अपनाया। तो इस करप्शन के एविडेंस की लिमिटेशंस क्या होती है? पहली लिमिटेशन तो इसकी ये होती है कि इसमें टेक्निकल लिमिटेशन होती है। लेटर जो होता है फैंटली इनग्रेव्ड होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन जो होता है अनसर्टेन होता है, इंस्क्रिप्शन कभी कभी डैमेज हो जाते हैं, लेटर उनका मिसिंग हो जाता है एक दो, तो उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग करने में वर्ड को बहुत प्रॉब्लम होती है। हमेशा ये ईजी नहीं होता है कि हम उस इंस्क्रिप्शन में लिखे हुए शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग लगा पाए, हम उसके आसपास का थोड़ा बहुत सराउंडिंग मीनिंग को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस तो हम नहीं पता कर पाते, लेकिन सराउंडिंग को ध्यान रखते हुए हम उसका एज्यूम कर पाते, तो हमें पर्टिकुलर सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। स्कॉलर से बहुत डिबेट और डिस्कशन रहता है, हर इंस्क्रिप्शन में लिखे हुए तरीके का हर स्कॉलर्स का अलग अलग मीनिंग्स फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारे थाउजेंड ऑफ इंस्क्रिप्शन हैं जो डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको डेसिफर्ड नहीं किया जा चुका है, उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो आज भी एग्जिट करते हैं, लेकिन वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन उनका मीनिंग हमें नहीं पता है ना। वो अवेलेबल है लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है उनके साथ में, हर जगह उनको पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंटली नहीं देखा जा पाया है ना। रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से लोग जो जो डेली वेज के लोग होते थे उनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या उनके पास खुशियाँ थी, उनके बारे में, ऑर्डनरी पीपल्स प्रैक्टिस के बारे में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में, जो लोगों का रूटीन है उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। और देखा जाए तो जो ग्राउंड है, यूनिक इवेंट्स हैं, उन सब के बारे में, इंस्क्रिप्शन जो होते हैं इनवैलिड प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, कमीशन होते हैं, तो ये सब क्या थे? लिमिटेशंस थी, ठीक है। एपिग्राफी सिर्फ और सिर्फ हमें आपको फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं देती पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री की, बल्कि हिस्टोरियंस जो ओल्ड और न्यू एविडेंस उनके बारे में बताती है। लेट 19 और अर्ली 20 सेंचुरी में प्राइमरली जो लोग थे हिस्ट्री ऑफ किंग्स में इंटरेस्टेड थे, कि राजा की क्या हिस्ट्री है इसमें इंटरेस्टेड थे। फिर मिड 12th सेंचुरी के बाद से लोगों ने इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में इंटरेस्ट लेना शुरू करा, सोशल ग्रुप कैसे इमर्ज हुआ इसके बारे की इंपॉर्टेंसी को पढ़ना भी शुरू करा, और इन सब चीज़ों पे भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा, रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना शुरू करा, ठीक है। ये देखो एक प्रकार का इंस्क्रिप्शन का एग्जांपल है, जो आपकी कॉपर की प्लेट है, इसके ऊपर जो है अपना मैसेज जो है इंस्क्राइब करवा रखा है ना। ये इंस्क्रिप्शन आपको कर्नाटक से मिला है। ये आपकी टाइमलाइन है, 600 बीसी से 500 बीसी के बाद में आपको पेडी ट्रांसप्लांटेशन के एग्जांपल मिलते हैं। गंगा वैली के अंदर अर्बनाइजेशन 600 से 500 बीसी के बीच में शुरू हो गया था। महाजनपद भी शुरू हो गए थे स्टेबलाइज होना, पंचवाग्ड कॉइन्स भी इसी टाइम पीरियड के अंदर आ गए थे, ठीक है। तो पेडी आपको 600 से 500 बीसी माइंड में सेट रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है पेडी ट्रांसप्लांटेशन, आपको याद रखना है अर्बन कल्चर इन गंगा वैली, आपको याद रखना है महाजनपद, और आपको याद रखना है पंचबाग्ड कॉइन्स। उसके बाद देखिए 500 से 400 बीसी के बीच में, है ना, मगध का कंसोलिडेट, यानी मगध के अंदर रूलर्स आ गए और मगध का जो एरिया था उसको कंसोलिडेट करना, उसको पावरफुल बनाने का काम 500 से 400 बीसी में शुरू हो गया था। उसके बाद में देखिए आप 227 से 225 के बीच में अलेक्जेंडर जो कि मैसिडोनिया के रूलर थे, उन्होंने भारत पर अटैक करा, तो 325 से 326 बीसी के अंदर, ठीक है। सॉरी 327 से 325 बीसी, 327 से 325 बीसी, 326 बीसी के अंदर अलेक्जेंडर जो मैसिडोनिया के, उन्होंने भारत पे आके अटैक करने की शुरू की, या फिर अटैक करवाया किया, सॉरी, ठीक है। तो 327 से 325 बीसी कह रहा था ये। 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टेबलाइज कर दिया था मौर्यन एम्पायर को, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्टेबलाइज किया गया मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड क्या था? 321 बीसी जो था मौर्यन एम्पायर के स्टेबलाइजमेंट का टाइम पीरियड था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। फिर आप देखेंगे 272 या 268 से 231 के बीच में आपका अशोका कह रहा आता है, 268 से 231 के बीच में आपका अशोका कह रहा आता है, या फिर 271 भी ले लेते हैं, पूरा क्लियरली मेंशन नहीं है, तो 268 से 231 बीसी लगभग अशोका का एरा आता है, ठीक है। रीगन ऑफ अशोका 185 बीसी के बीच में आप देखते हैं मौर्यन एम्पायर का एंड हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका 231 तक तो आपके अशोका ही रहते हैं, उसके बाद 185 के लगभग आपका जो मौर्यन एम्पायर है वो क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है।
बाकी आपका ये भी आपको याद रखना है, 268 से 231 अशोका और 185 एंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर। आपका 200 से 100 BC के बीच में आप देखेंगे ना, जो इंडो ग्रीक रूलर्स हैं उनका नॉर्थ वेस्ट में रूल होगा। और आपके साउथ के अंदर कौन रूल कर रहे होंगे? चोल चेर पांड्या। यानी जिस समय नॉर्थ वेस्ट में आपके इंडो ग्रीक्स रूल कर रहे थे 2 BC से 1 CE तक बीच में, या फिर 1 BC से 1 CE के बीच में आपके इंडो ग्रीक्स नॉर्थ वेस्ट में थे, उसी समय साउथ इंडिया में आपके कौन थे? चोल चेर और पांड्यास थे। और डेक्कन में आपके कौन थे? सातवाहन। तो आपको क्या याद रखना है? 2 CE से 1 CE, 2 CE से 2 BCE से 1 CE, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक, आपके सेंटर में सातवाहन और साउथ में आपके चोल चेर पांड्यास। उसके बाद अगर आप 1 BCE से 2 CE की बात करेंगे तो आपको शकों का रूलर दिखाई देगा। सेंट्रल एशिया के थे, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में रूल किया था। रोमन का ट्रेड का और कॉइनेज का सिस्टम था, क्योंकि इस समय कुशान्स भी थे, कुशान ने बहुत ज़्यादा शुरुआत की थी गोल्ड कॉइन्स की। तो इस समय आपको ये दिखाई देगा रोमन कल्चर का ट्रेड और गोल्ड कॉइन्स दिखाई देंगे। शकों का रूल दिखाई देगा 1 BCE से 2 CE के बीच में। अब उसके बाद देखिए आप 320 से आपका गुप्ता गुप्ता एम्पायर जो है, गुप्ता का रूल जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी अभी एडी का टाइम पीरियड चल रहा है। 320 के बाद से आपका गुप्ता का जो, यानी कि ये वही आपको 321 BC ही जहाँ पे आपके मौर्यन एम्पायर का स्टेबलाइजमेंट होता है, वहीं अगर आपके एडी में 320 की बात करेंगे तो आपके गुप्ता एम्पायर का रूल होगा। डेट तो दोनों सेम है, 321 है और ये 320 है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन वो BC ही है चंद्रगुप्त मौर्य की, और ये एडी है गुप्ता एम्पायर की। ठीक है ना। उसके बाद 335 से 375 काफी इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर थे। समुद्रगुप्त का रूल आपका 335 से 375 रहा था। यानी कि लगभग आपका 40 साल जो रूल किया था वो समुद्रगुप्त ने किया था, 335 से 375 एडी के बीच में। फिर 375 से 415 चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि वाकाटक और डेक्कन में जो वाकाटक थे कंटेम्प्रेरी थे चंद्रगुप्त सेकंड के, इनका रूल था आपका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, समुद्रगुप्त के बेटे हैं। 335 से 375 में समुद्रगुप्त ने रूल किया था। उसके बाद में 375 से 415 के बीच में आपके समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त सेकंड ने रूल किया था। और साथ ही साथ डेक्कन के अंदर वाकाटक्स थे, जिनके साथ चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती की क्या करी थी? शादी करी थी। कब से कब तक रूल था? 375 से 415 के एडी के बीच में चंद्रगुप्त सेकंड का रूल था, और वाकाटक्स थे डेक्कन में उनके कंटेम्प्रेरी। उसके बाद 500 से 600 के बीच में चालुक्यास का राइज हो गया कर्नाटक के अंदर और पल्लवास तमिलनाडु के अंदर। यानी कि आपकी मैंने बताया था 2 BCE से 1 CE के बीच में आपके चोल चेर पांड्या थे साउथ में, सातवाहन थे डेक्कन में, और इंडो ग्रीक थे आपके नॉर्थ वेस्ट में। वहीं जो चोल चेर पांड्या है वहाँ पर स्टेबलाइज हो जाएगा एक और पावरफुल एम्पायर जो होगा पल्लवास, जो कब आएगा? 500 से 600 एडी के बीच में आपका आएगा पल्लवास। और कर्नाटक के अंदर आपके कौन आ जाएंगे? चालुक्यास आ जाएंगे। ठीक है, सातवाहन के बाद में आपके कौन आ जाते हैं? कर्नाटक के अंदर सातवाहन को रिप्लेस कर देते हैं चालुक्यास, और नीचे आपके कौन आते हैं? पल्लवास आते हैं 500 से 600 एडी के बीच में। फिर उसके बाद में आपके 606 से 647 के बाद में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर गुप्ता पीरियड के अंदर आपके हर्षवर्धन आते हैं, जिनकी कैपिटल कन्नौज होती है ना, किंग ऑफ कन्नौज होते हैं ये हर्षवर्धन। 600 से 647 एडी के बीच में आते हैं। और इन्हीं के दरबार में जुआनजेंग नाम के चाइनीज पिलग्रिमेज हैं वो आते हैं। ठीक है ना, बुद्धिस्ट टेस्ट यानी बुद्धिस्ट धर्म के रिलेटेड जो टेस्ट है उनकी सर्च में जुआनजेंग आते हैं। जुआनजेंग जिस समय आते हैं उस समय हमारे भारत में हर्षवर्धन का रूल होता है। ठीक है ना, कन्नौज के ऊपर 600 से 647 लगभग एडी की, 606 से 647 एडी में। उसके बाद 712 में आपके मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध को जीत लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी डेट्स आपको अच्छे से याद रखनी है।